Welcome back to the second part of my journey on how I won a 1.5 crore PKR scholarship to study in Europe। और ये पार्ट फर्स्ट पार्ट से भी ज़्यादा एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग है। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से मैंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ के दौरान अपनी कैरियर की इन्हांसमेंट के लिए और पर्सनल डेवलपमेंट के लिए फ़र्दर स्टडी का डिसाइड किया और किस तरीके से वो डिसीजन स्टडी अब्रॉड में चेंज हो गया और फिर वो फर्दर रिफ़ाइन होता गया। फिर मैंने आइल्ट्स किया और फिर उसके बाद मैंने प्रोफेसर्स को ईमेल करना शुरू की और उसमें तकरीबन 4 माह में मुझे या तो रिस्पांस नहीं मिला और अगर रिस्पांस मिला भी तो वो पॉजिटिव रिस्पांस नहीं था। फिर इस दौरान तकरीबन 4 माह ऐसे अप्लाई करने के बाद मुझे ऑस्ट्रेलिया की एक यूनिवर्सिटी में एक पाकिस्तानी रिसर्चर का प्रोफाइल नज़र आया, तो मैंने उन्हें ईमेल की। तो उन्होंने एक डिटेल्ड रिप्लाई किया और उस रिप्लाई में उन्होंने मुझे गाइड किया कि किस तरीके से एक्सेप्टेंस के लिए और स्कॉलरशिप विन करने के लिए मेरा रिसर्च का डॉक्यूमेंटेड प्रूफ होना चाहिए। अब डॉक्यूमेंटेड प्रूफ का मतलब ये है कि मेरा कोई साइंटिफिक पेपर किसी पीयर रिव्यूड साइंटिफिक जर्नल में पब्लिश हुआ हो और उसमें मैं फर्स्ट आथर हूँ। अब फर्स्ट आथर का मतलब ये है कि उसमें मेरा मेजर कंट्रीब्यूशन हो और उस प्रोजेक्ट में मेजर काम मेरा हो। तो वो ईमेल मिलने के बाद मैंने फ़ौरन डिसाइड किया कि मैं ये रिसर्च करूँगा और इसे पब्लिश करूँगा। अब अगर आप किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ लिंक्ड हैं या आप किसी यूनिवर्सिटी के साथ लिंक्ड हैं तो ऐसे रिसर्च करना कंपैरेटिवली आसान है, क्योंकि आपके पास सारे इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, आपको लोग सुपरवाइज और गाइड करने वाले होते हैं। लेकिन जब आप एक इंडिपेंडेंट रिसर्च करने का सोचते हो तो उसमें आपने सारे रिसोर्सेज खुद अरेंज करने होते हैं और सारी जिम्मेदारी भी आपकी होती है, आपने सब चीज़ों को खुद देखना होता है, तो ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैंने डिसाइड किया कि मैं ये करूँगा। कि वो कहते हैं ना कि एम फॉर द मून यू विल सेटल ऑन द स्टार्स। तो मैंने कहा कि मैं अपना प्रोफाइल जो है वो पीएचडी पोजीशंस के लिए तैयार करता हूँ, तो मास्टर्स के स्कॉलरशिप्स के लिए ऑटोमेटिकली कंपेटिटिव हो जाएगा और बेहतर हो जाएगा। तो मेरा एक दोस्त है तुर्की में, तो वो उसने मास्टर्स उधर किया और उसके बाद उसने पीएचडी उधर किया। अब वो माशाल्लाह से एक टर्किश यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर है। उसके साथ मैंने मशवरा किया और फिर हमने मिलकर एक रिसर्च प्रपोजल डिज़ाइन किया। तो रिसर्च प्रपोजल जब डिज़ाइन कर लिया तो अब मुझे कोई ऐसा पर्सन चाहिए था जो मेरी रिसर्च को सुपरवाइज कर सकता या थोड़ी बहुत मुझे टेक्निकल सपोर्ट भी कर सकता। तो फिर मैंने दोस्तों से मशवरा करके एक ऐसे प्रोफेसर साहब का पता किया जिनका प्रोफाइल या जिनकी रिसर्च मेरी रिसर्च के मुताबिक थी जो मैं करना चाह रहा था। तो मैं जाके उनसे यूनिवर्सिटी में मिला, लेकिन उन्होंने मुझे कोई इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो उसके बाद फिर मैंने अपनी एक यूनिवर्सिटी की सीनियर के साथ डिस्कस किया जो एक रिसर्च इंस्टीट्यूट में जॉब करती हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं आपकी अपने बॉस के साथ मुलाकात करवा देती हूँ, आप उनसे मिलके देख लें। तो मैं उनसे मिला, तो उन्होंने बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया और बड़ा अप्रिशिएट किया। इनफैक्ट वो खुद यूएसए से पीएचडी करके आए हुए थे। तो उन्होंने कहा कि आप ये रिसर्च करें, हम आपके रिसर्च को सुपरवाइज भी करेंगे और टेक्निकली जो सपोर्ट हो सकी हुई रिसोर्सेज के हवाले से वो भी आपको करेंगे। तो उन्होंने जब हामी भरी तो फिर मैंने फार्म देखना शुरू किया, क्योंकि मेरी रिसर्च थी ब्रायलर चिकन्स पे। तो मैं कोई फार्म देख रहा था जहाँ पे मैं वो ट्रायल कंडक्ट कर सकूँ। एक फार्म मुझे मिला लेकिन वो काफ़ी दूर था और वहाँ पे अब फुल टाइम जॉब के साथ वहाँ आना जाना मुश्किल था और वहाँ पे फिर मुझे रिसोर्सेज भी ज़्यादा चाहिए थे। तो उसके बाद फिर मैंने अपने एक फार्मर भाई के साथ रब्ता किया जिनके साथ मेरी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। तो उन्हें मैंने कहा कि इस तरह मैं रिसर्च करना चाह रहा हूँ, उनका अपना ब्रायलर फार्म था। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आपका अपना फार्म है, जो आपका दिल करे आप वो करें। तो उसके बाद फिर मैंने अपने एक दोस्त के साथ मिलके जो कि काफ़ी जुगाड़ू है, तो मैंने वो रिसर्च सेटअप तैयार करवाया और वो फार्म पे इंस्टॉल करवाया जिसमें वो रिसर्च के रेप्लिकेट होते हैं कि आप जितना भी आपके एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हैं उनके रेप्लिकेट्स हों। तो वो सारा मैंने सेटअप तैयार करवाया। कुछ मैंने सर्विलेंस डिवाइसेस बाय की, कुछ मैंने डाटा रिकॉर्डिंग के इक्विपमेंट बाय किया, वो सारा वहाँ पे इंस्टॉल किया और प्रोजेक्ट वहाँ पे मैंने शुरू कर दिया। तो अब ऐसे था कि शाम को मैं अपने सारे काम वगैरह निपटा के जॉब के और दूसरे तो फार्म पे चला जाता था और वहाँ देखता था कि सारा कुछ किस तरीके से चल रहा है और सारी चीज़ें मॉनिटर करता था। जो मैंने वहाँ पे डिवाइसेस लगाई थी उनसे डाटा रिट्रीव करके उसे एनालाइज़ करता था कि सारा कुछ ठीक चल रहा है और वीकली बेसिस पे फिर मैं उनकी ग्रोथ को मॉनिटर करता रहा। और जब ट्रायल के एंड का टाइम हुआ तो मैंने फिर उनके ब्लड सैंपल्स कलेक्ट किए, कुछ मैंने विजुअल स्कोरिंग्स की और कुछ मैंने टिश्यू सैंपल्स कलेक्ट किए। तो ब्लड सैंपल को जब एनालाइज़ करने के लिए मैंने लैब से जो मेरी फील्ड की थी और इवन वो रिसर्च इंस्टीट्यूट से भी कॉन्टैक्ट किया, तो जो पैरामीटर्स मैं एनालाइज़ करना चाह रहा था उनके पास वो फैसिलिटी नहीं थी। तो मैंने वो सैंपल्स एक लाहौर की एक फ़ेमस मेडिकल इंस्टीट्यूट में जमा करवा दिए। तो
तो अब जब हम ब्लड सैंपल्स को एनालाइज करते हैं तो उससे हमें आइडिया हो जाता है कि किस स्पीशी के हैं। तो उन्हें भी पता चल गया, तो उनकी मुझे कॉल आई, उन्होंने कहा कि आपको इसके रिजल्ट्स नहीं मिल सकते। और मैंने कहा कि क्यों? उन्होंने कहा कि आप आके हमारी जो है लैब इंचार्ज से मिले, हेड से मिले। तो अब प्रिज्यूमेबली वो ये सोच रहे थे कि शायद मैं कोई मीडिया पर्सन हूँ। उस टाइम पे ये बड़े स्टिंग ऑपरेशन चल रहे थे, लोग एनिमल्स के सैंपल दे के रिजल्ट्स लेते थे या फेक सैंपल दे के रिजल्ट्स लेते थे और फिर उस पर प्रोग्राम बनाते थे टीवी पे। तो उन्होंने भी यही सोचा कि शायद ये कोई मीडिया पर्सन है, इस तरह का कोई स्टिंग ऑपरेशन प्लान कर रहा है। तो मैं जाके खैर वहाँ जो लैब की हेड थी उनसे मिला और उन्हें मैंने एक्सप्लेन किया कि मैं इस तरह रिसर्च कर रहा हूँ और जो मैं पैरामीटर्स इसमें एनालाइज करना चाह रहा हूँ वो मेरी फील्ड की जो लैब्स हैं वहाँ पे वो पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपको रिजल्ट्स तो दे देंगे लेकिन वो लेटर हेड पे नहीं होंगे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे रिजल्ट से कंसर्न है, आप लेटर हेड पे ना दें, मुझे रिजल्ट्स प्रिंट करके दे दें। तो उन्होंने रिजल्ट्स प्रिंट करके दे दिए और साथ में जो प्रोटोकॉल उन्होंने फॉलो किया था वो मैंने उनसे ले लिया। उसके बाद अब टिश्यू सैंपल्स को एनालाइज करने की बारी थी। तो उसके लिए भी मैंने अगेन कॉन्टैक्ट किया हमारी जो डिस्ट्रिक्ट डायग्नोस्टिक लैब है उनसे कि आप क्या टिश्यू सैंपल्स के मुझे स्लाइड्स बना देंगे। और फिर रिसर्च इंस्टीट्यूट भी किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे पास ये फैसिलिटी नहीं है। तो फिर मैंने अपने दोस्त के साथ मशवरा किया जो टर्की में होता है। उसने फिर अपनी यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर के साथ जो ऐसे टिश्यू एनालिसिस और हिस्टोलॉजी हिस्टोपैथोलॉजी से रेलिवेंट जो था उसके साथ उसने बात की। तो उन्होंने कहा कि हम ये टिश्यू सैंपल यहाँ पर एनालाइज कर लेते हैं। तो मैंने भी वो सैंपल फिर टर्की भेज दिए और उन्होंने वो टिश्यू सैंपल वहाँ पर एनालाइज किए। तो उसके बाद फिर हमने मैन्युस्क्रिप्ट पे काम किया और वो पब्लिकेशन के लिए सबमिट करवा दिया। तब जिस टाइम पे ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरी उस रिसर्च को 15 अदर रिसर्च ग्रुप्स ने अपनी साइंटिफिक पब्लिकेशंस में साइट किया है, विच मीन्स माई रिसर्च इज मेकिंग अ मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन। तो इस सारे प्रोसेस से फारिग होने के बाद मैंने दोबारा एप्लीकेशन प्रोसेस पे शुरू किया। मीनवाइल मेरा एक दोस्त जो PhD कर रहा था चाइना में, वो पाकिस्तान आया, उससे मेरी मुलाकात हुई। उसने मुझे स्कॉलरशिप के कुछ ग्रुप्स के बारे में बताया जिसमें स्कॉलरशिप नेटवर्क है और पाकिस्तान स्कॉलरशिप लीग है। ये काफ़ी एक्टिव ग्रुप है, यहाँ पे रूटीन में पोजीशंस वगैरह वो अनाउंस होती रहती हैं, एडवर्टाइज करते रहते हैं लोग और शेयर करते रहते हैं। तो मैंने वो ग्रुप ज्वाइन किए और साथ में मैंने कुछ ऑनलाइन कोर्सेज किए अपने प्रोफाइल को इम्प्रूव करने के लिए। अब मैं क्योंकि सारे प्रोफेसर को ऑलरेडी ईमेल्स कर चुका था और मेरे ख्याल में वो इतना एफिशिएंट प्रोसेस नहीं था स्टूडेंट्स के लिए भी और प्रोफेसर के लिए भी। एक प्रोफेसर के पास पोजीशन नहीं है, फंडिंग नहीं है, तो स्टूडेंट्स उसे ईमेल करके अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और प्रोफेसर वो सारी ईमेल्स देख के तो वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। तो मुझे ये अप्रोच इतनी एफिशिएंट नहीं लगी। तो उसके बाद मैंने ये डिसाइड किया कि जो पोजीशंस अनाउंस होंगी मैं उन पे अप्लाई करूँगा, ताकि वो कन्फर्म हो कि जहाँ मैं अप्लाई कर रहा हूँ, जहाँ मैं अपने डॉक्यूमेंट्स भेज रहा हूँ, वहाँ पे कोई पोजीशन अवेलेबल है। तो वो उस ग्रुप में जितनी फिर वो पोजीशन मेरी फील्ड से रेलिवेंट अनाउंस होती थी, एडवर्टाइज होती थी, वो मैं उन पे अप्लाई करना शुरू कर दिया। कुछ टाइम में ऐसे अप्लाई करता रहा, लेकिन फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये कोई इतनी इफ़ेक्टिव अप्रोच नहीं है, कि ये एक किस्म की पैसिव अप्रोच है कि अगर मुझे कुछ अपनी फील्ड से रेलिवेंट वहाँ पे नज़र आ रहा है तो मैं उस पर अप्लाई कर रहा हूँ, नहीं तो मैं बैठा हुआ हूँ। तो उसके बाद फिर मैंने सर्च करना शुरू किया टॉप मास्टर स्कॉलरशिप इन द वर्ल्ड, और उसमें मुझे को पूरी लिस्ट मिली जिसमें फुल ब्राइट स्कॉलरशिप था, एरasmus स्कॉलरशिप था, दाद था, चिवनिंग था, स्वीडिश इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप फॉर ग्लोबल प्रोफेशनल्स था और कैंपस फ्रांस स्कॉलरशिप के अलावा कुछ और स्कॉलरशिप्स भी थे। मैंने उन सब की डिटेल्स को चेक करना शुरू किया। अब किसी में स्टडी गैप का मसला था, किसी में एज रिस्ट्रिक्शन थी, किसी में ये बंदिश थी कि आपने स्टडी के बाद वापस आना, जबकि मैं डिसीजन की फ्रीडम रखना चाहता था कि स्टडीज़ के बाद मैं डिसाइड करूँ आगे कि मैं क्या करना चाहता हूँ। तो इस लिस्ट में मुझे स्वीडिश इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप फॉर ग्लोबल प्रोफेशनल्स की डिटेल जो है वो अपने प्रोफाइल से मैच होती ज़्यादा नज़र आई, क्योंकि इसमें ना तो कोई स्टडी गैप का मसला था, ना कोई एज की रिस्ट्रिक्शन थी, ना कोई और बंदिश थी। तो मैंने इस स्कॉलरशिप पे फर्दर डिटेल लेने के लिए मेरा एक यूनिवर्सिटी फेलो जो कि ऑलरेडी स्वीडन में मास्टर्स कर चुका था, मैंने उससे कॉन्टैक्ट किया और उससे मैंने सारी डिटेल के बारे में डिस्कशन की, स्वीडन के स्टडी इन्वायरमेंट के लिहाज से, एजुकेशन के लिहाज से और क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिहाज से। उसके साथ बहुत डिटेल्स डिस्कशंस होती रही, उसने बहुत अच्छा गाइड किया। और उसके बाद फिर मैंने जब ये सारी चीज़ें सर्च की तो मुझे लगा कि ये वाला स्कॉलरशिप जो है वो मेरे प्रोफाइल के साथ सबसे अच्छा मैच करता है। तो मैंने फिर खुद को फुली डेडिकेट कर लिया स्कॉलरशिप पे अप्लाई करने के लिए। तो मैंने तकरीबन 3 माह लगाए उस स्कॉलरशिप के डॉक्यूमेंट्स तैयार करने में। इस स्कॉलरशिप का प्रोसेस ये है कि सबसे पहले आप यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं और फिर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं। तो मैंने पहले यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई किया और फिर मैंने तकरीबन 3 माह लगा के स्कॉलरशिप के डॉक्यूमेंट्स तैयार किए। तो इस स्कॉलरशिप का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है, जो गोल है, वो ये है कि जो यूनाइटेड नेशंस के 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको अचीव करने पे ये स्कॉलरशिप है। अब इन गोल्स में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, क्लाइमेट एक्शंस हैं और लाइफ ऑन लैंड्स में टोटल जो है वो 17 गोल्स हैं।
मैंने उन गोल्स के बारे में इंटरनेट पे पढ़ना शुरू किया, यूट्यूब पे इनके बारे में वीडियोस देखी, और इन गोल्स के ऊपर यूनाइटेड नेशंस की अपनी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है हर गोल के लिहाज से कि इसका मकसद क्या है, कौन से इसमें चीज़ें हैं, कौन से एक्शंस लेने हैं। तो मैं इनको पढ़ता रहा और साथ में नोट्स लेता रहा कि मेरा जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है वो किस गोल के साथ ज़्यादा मैच करता है, और जो फ्यूचर में जो मैं करना चाह रहा हूँ वो किस गोल के साथ मैच करता है। तो मैंने काफ़ी इस पर एक्सटेंसिव किस्म की सर्च की और मैं सारी चीज़ों को देखता रहा, और उसके बाद मैंने वो स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन फिल करना शुरू की। उसमें भी मैं एक पॉइंट को लेके कई कई दिन सोचता रहता था कि इसको मैं कैसे बेस्ट पॉसिबल वे में आंसर कर सकता हूँ। और जब स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ की बारी आई तो क्योंकि मैं खुद इंडस्ट्री में काम कर रहा था, मुझे ग्राउंड रियलिटीज़ का पता था कि क्या प्रॉब्लम चल रहे हैं, और वो सारा कुछ पढ़ने के बाद और मैं अपने इंटरेस्ट के लिहाज से मैं ये भी डिसाइड कर चुका था कि मैं फ्यूचर में क्या करना चाहता हूँ। तो अपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ में मैंने इन दो चीज़ों को लिंक कर दिया कि जो मैंने चैलेंजेस देखे इंडस्ट्री में वो, और जो मैं करना चाह रहा हूँ, उन दोनों को मैंने लिख के तो वो एप्लीकेशन सबमिट करवा दी। एप्लीकेशन की सबमिशन और रिजल्ट्स के दरमियान में तकरीबन 2 मंथ्स का टाइम होता है। अब उस दौरान मेरे कैरियर को बूस्ट मिला और मेरी प्रमोशन हुई और मेरी कार भी हैचबैक से चेंज होकर सेडान हो गई। तो ऐसे में वो जो लास्ट मिनट डाउट्स होते हैं वो होना शुरू हो गए कि अब सारी लाइफ इतनी स्मूथ चल रही है, तो क्या इस स्टेज पे आके और इस सब के साथ क्या मुझे दोबारा स्टूडेंट लाइफ में जाना चाहिए। लेकिन मैंने डिसाइड किया कि अगर मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं लाजमी अवेल करूँगा। इसमें मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा, एक्सपोजर मिलेगा, ग्रोथ के चांसेस होंगे। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि अगर मिलता है तो डेफिनेटली आई विल गो फॉर इट। 2 माह बाद सबसे पहले यूनिवर्सिटी एडमिशन का रिजल्ट आया और मेरा एडमिशन हो गया, और उसके 28 डेज़ के बाद स्कॉलरशिप का रिजल्ट आया। तो जब रिजल्ट आया तो मुझे दिन में पता चल गया कि रिजल्ट आ गया, लेकिन तब रमज़ान चल रहे थे तो मैंने कहा अच्छा मैं अफ्तारी करके ना उसके बाद चेक करूँगा। 11 या अफ्तारी की और मैंने रिज़ल्ट चेक किया तो उसमें पाकिस्तान में से 10 लोग सेलेक्ट हुए थे और उनमें से एक मैं था, और अपनी फील्ड का मैं वाहिद बंदा था जो स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट हुआ था। मैंने घर वालों को बताया, सब बहुत खुश थे, बहुत खुश थे सब। स्कॉलरशिप से ज़्यादा खुशी मुझे उनको खुश देख के हुई। सब घर वालों ने इस प्रोसेस में मुझे बहुत सपोर्ट किया था, उनकी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट रही। इस स्कॉलरशिप की मालियत थी 1.5 करोड़ पे। अब ये सुन के ये ना हो कि मैं पाकिस्तान आऊँ तो मुझे कोई किडनैप कर ले। तो इसमें से 8 मिलियन जो है वो मेरी यूनिवर्सिटी फ़ी की मद में पे हुए, जो कि स्वीडिश इंस्टीट्यूट ने डायरेक्टली मेरी यूनिवर्सिटी को पे किए, और 7 मिलियन मुझे मेंटेनेंस अलाउंस की मद में मिले, जिसमें मेरे वो मंथली एक्सपेंसेस होते थे उस पे लगे। स्वीडन में कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत हाई है, तो अब मेरे पास इल्म की दौलत है। इस स्कॉलरशिप का सबसे बड़ा फ़ायदा जो मुझे हुआ वो मुझे ये एतमाद मिला कि अगर मैं किसी चीज़ का डिसाइड करूँ और उसको परसू करूँ तो मैं उसे अचीव कर सकता हूँ, और इसी एतमाद की वजह से मैं डिस्टिंक्शन के साथ स्वीडन में मास्टर्स कर पाया और मेरे रिसर्च प्रोजेक्ट को बेस्ट थीसिस का अवार्ड मिला। जब आप एक टॉप रैंक यूनिवर्सिटी से एजुकेशन हासिल करते हैं, वो भी एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे, तो फ्यूचर के लिए कैरियर की जो अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होती हैं उनमें भी आप फिर सिलेक्शन के प्रोसेस में थोड़ा स्टैंड आउट करते हैं। डिग्री की कंप्लीशन से पहले मेरी जॉब हो गई यहाँ की नेशनल फूड एजेंसी में एज फूड इंस्पेक्टर, और आस्ट्राजेनिका जो कि कैम्ब्रिज बेस्ड एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसका ग्लोबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर स्वीडन में है, वहाँ पर भी मेरी सिलेक्शन हुई। और इसके बाद मैंने दुनिया में जिस भी यूनिवर्सिटी के जिस भी प्रोफेसर को ईमेल की, मुझे रिस्पॉन्स लाजमी मिला। लेकिन मैंने स्वीडन से पीएचडी करने का डिसाइड किया, और करंटली मैं अपनी अल्मा मातर से पीएचडी कर रहा हूँ, सेम यूनिवर्सिटी जहाँ से मैंने मास्टर्स किया था। मेरा ज़्यादातर टाइम जो है वो रिसर्च एक्टिविटीज़ और साइंटिफिक राइटिंग में गुजरता है। इसके साथ मुझे मास्टर्स डिग्री के जो स्टूडेंट्स हैं उनके रिसर्च प्रोजेक्ट को सुपरवाइज़ करने का मौका मिल रहा है, मास्टर स्टूडेंट्स को लेक्चर डिलीवर करने का मौका मिल रहा है, और दुनिया में ट्रैवल करने का मौका मिल रहा है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में अपनी रिसर्च प्रेजेंट करने का मौका मिल रहा है। और मेरी जो रिसर्च है वो उसमें मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि एनिमल प्रोडक्शन का एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कम किया जा सके, एंड आई एम कंट्रीब्यूटिंग टू मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव। तो मेरी इस जर्नी से जो टॉप टिप्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, सबसे पहले ये प्रोसेस थोड़ा ओवरवेलमिंग लगता है, लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप चलें, एक टाइम एक चीज़ पे फोकस करें, उसे कंप्लीट करें और नेक्स्ट स्टेप पे मूव कर जाएं। और स्टार्ट करना है तो अगर आपने अभी अपना पासपोर्ट नहीं बनवाया उससे शुरू करें, और उसके बाद फिर अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो एचईसी से टेस्ट करवाएं, और इस तरह स्टेप बाय स्टेप चलते रहें। सेकंड, कंसिस्टेंसी, ये बहुत ज़रूरी है, मैदान से आउट ना हो, कंसिस्टेंटली अप्लाई करते रहें। थर्ड, कंसिस्टेंसी के साथ एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कांस्टेंट इंप्रूवमेंट। अगर आप कंसिस्टेंटली एवरेज एप्लीकेशंस के साथ अप्लाई करते रहेंगे तो आपको उसका फ़ायदा नहीं होगा। तो आपने कॉन्स्टेंटली अपनी एप्लीकेशंस को इम्प्रूव करना है, अपने प्रोफाइल को इम्प्रूव करना है। और यू नीड टू इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ।
थोड़ी मेहनत करें, अपने प्रोफाइल को इम्प्रूव करें। यकीन करें शॉर्टकट वाली जगहों पर रश पड़ा हुआ है, मेहनत करने वालों के लिए मैदान खाली है, बहुत स्कोप है। फिफ्थ, स्कॉलरशिप और स्टडी अब्रॉड की 80 से 90% इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर अवेलेबल है। लर्न हाउ टू सर्च ऑन इंटरनेट, ऑन गूगल, ऑन यूट्यूब विद अल्टरनेटिव कीवर्ड्स। ये आपके लिए बहुत यूजफुल होगा आपके सारे प्रोसेस में। सिक्स, दूसरों से फीडबैक लें, क्योंकि हो सकता है आपने अपना जो है वो बेस्ट किया हो, लेकिन वो आपका बेस्ट एक्चुअल में बेस्ट ना हो, तो इसलिए दूसरों से अपनी एप्लीकेशन के ऊपर और अपने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर दूसरों से फीडबैक लाजमी लें। सेवन, जो ये मैं कहूँगा कि मेरी इस सारी जर्नी का एक निचोड़ है, आमतौर पर ये रिकमेंड किया जाता है कि आप सेल्फ रिजेक्ट ना करें, हर जगह अप्लाई करें। अब जहाँ पे कंपटीशन कम हो वहाँ पर तो ये अप्रोच चल सकती है, लेकिन जहाँ पे कंपटीशन हाई है वहाँ पे ये अप्रोच बिल्कुल भी नहीं चलती। तो इसलिए मैं ये सजेस्ट करता हूँ, और मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बेस पे भी मैं ये कहूँगा कि आप अपने प्रोफाइल से रेलिवेंट अपॉर्चुनिटीज़ को डिस्कवर करें, ढूंढें, और फिर बहुत मेहनत के साथ इनफ टाइम लगा के बहुत अच्छी क्वालिटी की एप्लीकेशन तैयार करें और वहाँ पर अप्लाई करें। उस सूरत में आपको पॉजिटिव रिजल्ट लाजमी मिलेगा। तो अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं तो पूरी दुनिया में अप्लाई करें, लेकिन अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में हैं, आपका वर्क एक्सपीरियंस है, तो आप स्वीडन के इस फुली फंडेड स्कॉलरशिप, स्वीडिश इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप फॉर ग्लोबल प्रोफेशनल्स के लिए लाजमी अप्लाई करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके कंप्लीट प्रोसेस के बारे में बताऊंगा कि आप कैसे यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इफ़ यू डोंट वांट टू मिस इट, फील फ्री टू सब्सक्राइब एंड टर्न ऑन नोटिफिकेशन, ताकि जैसी वीडियो अपलोड हो आपको पता चल जाए। एट द एंड ऑफ द वीडियो आई विल टेक अ मोमेंट टू थैंक एवरीवन हु हेल्प मी इन दिस प्रोसेस, स्पेशली माई फैमिली, फ्रेंड्स, मेंटोर्स, मेरे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स जिन्होंने मुझे बार बार रिकमेंडेशन लेटर्स प्रोवाइड किए। आप सब की हेल्प के बगैर ये बिल्कुल भी पॉसिबल ना होता, आपके सपोर्ट के बगैर ये बिल्कुल भी मुमकिन ना होता। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, feel free to reach out. I will be happy to help. I wish you best of luck on your own path.